हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। हमने मनोविज्ञान टॉपिक स्टार्ट किया था। मनोविज्ञान के हमारे हमने क्या है पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व है। तो कल हमारा व्यक्तित्व कंप्लीट हो गया था। उसमें व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एक टॉपिक था, जिसमें हमने क्या है व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से विभिन्नताएं व्यक्ति में आती है। इसमें क्या विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशील बालक है, मंदबुद्धि बालक है। ये क्या है एक और टॉपिक है, उसको क्या है हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि वो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के जो बाल्यावस्था का टॉपिक है वहां पर चला जाता है। तो हम क्या है व्यक्तित्व और हमने मनोविज्ञान में आज तक जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद में क्या है बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान हमने स्टार्ट किया था, तो पहली क्लास में हमने क्या है मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी थी, यानी इसके इतिहास के बारे में जाना था। तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। बाद में इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए धीरे धीरे परिभाषित किया जाने लगा। साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइक होता है और दूसरा कौन सा है, लोगस है। साइक का अर्थ होता है आत्मा का है और लोगस क्या है, आत्मा का विज्ञान या अध्ययन करना है। लोगस का अर्थ क्या है, अध्ययन करना या विज्ञान है। अर्थात साइकोलॉजी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, हमारी आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। सर्वप्रथम इसी परिभाषा के आधार पर प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा क्या है मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया और बताया गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में आते आते यह परिभाषा अमान्य हो जाती है। अतः 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था, लेकिन यह परिभाषा भी बाद में अमान्य हो जाती है। इसके बाद में 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स सेली और वाइब्स के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, लेकिन चेतना शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे, तो इस यह परिभाषा भी अमान्य हो जाती है। अतः विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिग स्थान पर प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी, यानी मानव पर प्रयोग किए थे। अतः विलियम वुंट को प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कहां पर 1879 में कहां पर की थी, जर्मनी के लिपजिग स्थान पर की थी। अगर हम बात करते हैं इसको वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, इस विश्वविद्यालय को, इस जो जहां पर प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की क्या है भरसक निंदा की। उन्होंने कहा है कि चेतना चेतना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 20वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, यानी जो व्यवहार करता है व्यक्ति उसी के अनुरूप क्या है उसका व्यक्तित्व का जो निर्धारण है वो किया जाता है और उसी के अनुसार क्या मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाता है। तो 20वीं शताब्दी आते आते क्या मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम मनोविज्ञानी कौन से थे, वाटसन थे। इसके अलावा स्किनर है, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल आदि के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया था। वर्तमान समय की बात करते हैं 21वीं सदी में, तो मनोविज्ञान को आज भी व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वाटसन के अनुसार तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। क्योंकि वाटसन व्यवहारवाद में विश्वास करते थे, वंशानुक्रम में नहीं, ये व्यवहारवाद में विश्वास करते थे। यानी जो बच्चा है, बालक है, जिस परिवेश जिस वातावरण में रहेगा वो उसी अनुरूप के आगे बढ़ेगा। दूसरा हमने अगर चर्चा की थी कि जो इसके बाद में वुडवर्थ आए थे, वुडवर्थ ने कहा था, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो उन्होंने परिभाषा दी थी कि वर्तमान जो स्वरूप है वे व्यवहार को विधि को स्वरूप को क्या है स्वीकार करता है। इसके अलावा वुडवर्थ आए थे, व्यक्ति की अगर बात करते हैं संपूर्ण गुणों के आधार पर उन्होंने क्या है इसका मनोविज्ञान के बारे में क्या परिभाषा दी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, कौन कौन सी है। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य है, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है, बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है, सामाजिक है, औद्योगिक है, परा है, पशु है, निदानात्मक और क्या उपचारात्मक है। 14 शाखाएं मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है, जिसमें हम क्या है अलग अलग वर्गों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो हमारा जो मनोविज्ञान शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइटर के द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान शब्द की अगर बात करते हैं तो रुडोल्फ गोइटर के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं वो हमारे अरस्तु कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं थॉर्नडाइक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं जीन प्याजे हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान की बात करते हैं तो विलियम जेम्स है। और अगर बात करते हैं व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक है वो ओलपोर्ट है। और मूल व्यवहारवादी कौन से मौलिक व्यवहारवादी की बात करते हैं स्किनर है। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई थी वो कौन से थे, मैकडूगल थे। इनके द्वारा क्या है मूल प्रवृत्तियों के बारे में क्या वर्णन था वो किया गया था। तो आधुनिक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं वो विलियम वुंट है। ये हमने क्या है इसके बारे में जो जनक है उनके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था व्यक्तित्व।
व्यक्तित्व के बारे में हमने चर्चा की थी कि व्यक्तित्व जो शब्द है हमारे इंग्लिश शब्द पर्सनैलिटी से लिया गया है, जो हमारे लैटिन भाषा की पर्सोना से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा है। प्राचीन समय में केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर हम व्यक्तित्व को परिभाषित करते थे, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों दोनों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। और रिपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गद्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ का जो अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। इसके बाद हमने वैलेंटाइन की परिभाषा पढ़ी थी कि जो व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित परिवर्तियों का योग क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। क्रो एंड क्रो क्या कहा था इन्होंने, क्या व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है उसको अधीन में लेकर चले थे। थॉर्नडाइक और इनके क्या ये दोनों समकक्ष थे, तो ये क्या एक बार लेते हैं कि व्यक्ति के जो संपूर्ण गुण होते हैं उसी व्यक्तित्व कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक और गेरेट क्या है इसके बाद में देते इस प्रकार परिभाषा देते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है कौन कौन से हैं, तो एक तो वंशानुक्रम पढ़ा था, दूसरा वातावरण है। वंशानुक्रम में हमने चर्चा की थी कौन कौन से हैं, शारीरिक संरचना है, स्नायु मंडल है, हमारा हार्मोन सिस्टम है, हमारी बुद्धि है, इस प्रकार की थी। और अगर बात करते हैं वातावरणीय कारक में हमने चर्चा की थी कि कौन सा आता है, सब पारिवारिक वातावरण है, विधायिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक है, भौगोलिक वातावरण है, सबके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था कि मनोविज्ञान को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या है इसे वर्गीकरण किया है, विभिन्न भागों में इसको क्या है डिवाइडेशन किया गया है। सर्वप्रथम आते हैं तो एक चिकित्सा शास्त्री हिपोक्रेट्स के द्वारा सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था। काला पित्त है, पीला पित्त है, रक्त प्रदान और कौन से श्लेष्म या कफ प्रदान है। इन्होंने व्यक्ति की शारीरिक संरचना और उसमें क्या है शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इसके बाद हमारे आए थे पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्रेचमन आते हैं। क्रेचमन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था, स्थूलकाय, सुडौलकाय, शीर्णकाय और कौन से आते हैं मिश्रित आते हैं। स्थूल है, सुडौल है, शीर्णकाय, मिश्रित है, पिकनिक, एथलेटिक है, एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक है। इसके बाद शेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था, सिद्धांतिक है, राजनीतिक है, सौंदर्यात्मक है और आर्थिक है, राजनीतिक है। इस प्रकार उन्होंने क्या 6 भागों में इनका क्या डिवाइडेशन किया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी युंग के द्वारा, युंग ने क्या मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और कौन से आती है उभयमुखी है। इससे हमने कल पढ़ा था कि फ्रीडमैन और रोजनमैन ने व्यक्तित्व को 2 पार्ट में बांटा था, ए टाइप और कौन से बी टाइप है, यानी इनके द्वारा क्या है ए टाइप और बी टाइप में बांटा गया था। थॉर्नडाइक की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा 3 भागों में बांटा था, प्रत्यक्ष विचारक है, सूक्ष्म और कौन से स्थूल विचारक है, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और कौन से स्थूल विचारक है। एक आए थे आइजनेक है, आइजनेक के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें अंतर्मूर्खता, बहिर्मूर्खता और अगर बात करते हैं स्वयं विरोधी है और समाज विरोधी है, 4 भागों में इनको क्या है इनके द्वारा इसका क्या है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। इसके बाद में सिगमुंड फ्राइड आते हैं। सिगमुंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अचेतन है। इन्हीं से लेकर इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया था, यानी कि एक व्यक्ति सुख में विश्वास रखता है, एक कार्य में रखता है, एक अधिक नैतिकतावादी हो जाता है, आदर्शवादी हो जाता है, वह दूसरों से कहता है तुम इस प्रकार के कार्य मत करो, तुम ऐसे कार्य मत करो। तो ये क्या है सिद्धांत थे जो मुख्य मुख्य हमने पढ़े थे। इसके बाद में व्यक्तित्व मापन की विधियां हमने देखी थी। व्यक्तित्व मापन की विधियों की बात करते हैं तो 2 प्रकार की, प्रक्षेपीय, अप्रक्षेपीय, प्रमापीकृत या अप्रमापीकृत है। प्रक्षेपण सिगमंड फ्राइड के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। अचेतन मन की बातों से संबंधित ये जुड़ी हुई होती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एससीटी, एफडब्ल्यूएटी है और नाटक वह कौन सी आती है खेल विधि है जिसके प्रवर्तक जे लमोरन थे। टीएटी की मोर्गन एवं मुरे 1935 में, कार्डों की संख्या 31, 30 में चित्रों से संबंधित है और एक कार्ड क्या है इसमें खाली है। 30 क्या है 30 चित्रों से संबंधित थी और क्या है कार्ड खाली था। कौन सी थी, मोर्गन एवं मुरे के द्वारा जो पद्धति दी गई थी जिसे टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। इसमें पुरुषों महिलाओं और बाकी 10 पर क्या पुरुष और महिलाओं दोनों के संयुक्त रूप से क्या चित्र बने होते हैं, कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। कम से कम 20 चित्रों पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो दूसरा हमने सीएटी पढ़ा था, ल्यूपोल्ड ब्लोक के द्वारा 1948 में यह पद्धति आई थी। इसमें जानवरों से संबंधित 10 कार्डों पर चित्र होते हैं। बालक को 3 से 11 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से चित्र दिखाकर के इनका अंकन किया जाता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। तीसरी हमने पढ़ी थी आईबीटी है, इंक बॉल टेस्ट है। रोशाशाही डब्बा परीक्षा 1921 में आई थी। इसकी बात करते हैं हर्मरोशा, इसमें 10 कार्ड थे, 5 पर काले सफेद है, 3 पर काले लाल और सफेद थे, 2 पर क्या है मिले जुले से संयुक्त रूप था। इसमें भी क्या बालकों को क्या कार्ड दिखाए जाते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से सभी आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद एससीटी पढ़ा था, सेंटेंस कंप्लीमेंट टेस्ट है, वाक्य पूर्ति
परीक्षण है। पाइन व टेंडलर के द्वारा इसका प्रयोग किया था, रोटर्स ने सराहना कार्य किया था। इसमें वाक्य कंप्लीट कराए जाते हैं, अधूरे वाक्य होते हैं कंप्लीट कराए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था FWAT फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, जिसके अगर बात करते हैं गोल्टन के द्वारा इसका 1879 में प्रयोग किया गया था। और इसमें क्या मानसिक रोगों के इलाज के लिए इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, अगली विधि हमारी आती है अप्रक्षेपी या अपरिमापीकृत विधियां हैं। अप्रक्षेपी या अपरिमापीकृत विधियां, तो अप्रक्षेपी विधि उन्हें कहा जाता है जिनमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। इसमें तो क्या है, किसी दूसरे उद्दीपक के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन की बातों को जाना जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने चेतन मन की बातें स्वयं उजागर करता है। तो इसमें प्रथम अगर प्रारूप की अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है अपनी आत्मनिष्ठ विधियां है, या अगर हम बात करते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधियां है। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या है बताना चाहता है। तो पहले अगर हम बात करते हैं आत्मकथा विधि या आत्मदर्शन विधि है, इसके प्रवर्तक कौन से हैं, पाइन व टेंडलर है। आत्मकथा या आत्मदर्शन विधि के प्रवर्तक की बात करते हैं तो अपने पाइन व टेंडलर है, इनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है, अतः यह मनोवैज्ञानिक नहीं होने के कारण ये ज्यादा प्रचलित नहीं थी। इसके बाद आती है अपनी पहले कौन से आत्मदर्शन या आत्मकथा विधि है। दूसरी अगर बात करते हैं व्यक्ति इतिहास विधि है, केस हिस्ट्री मेथड है। इसमें टाइडमैन प्रवर्तक थे। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। जो बालक है जिनमें निदानात्मक है, जिनमें समस्या है, उनको जानने के लिए निदान किया जाता है, उनको दूर करने के लिए उपचार किया जाता है। तो ऐसे बालक जो विकृत है या जिनमें मानसिक समस्याएं हैं किसी रूप से क्या है, तो उनके इतिहास को जानकर उनके समस्याओं का इलाज किया जाता है। ये कौन सी कहलाती है, केस हिस्ट्री मेथड है। व्यक्ति इतिहास विधि है जिसके प्रवर्तक टाइडमैन थे। तीसरी अगर बात करते हैं पर्सनावली विधि है, वुडवर्थ के द्वारा है। पर्सनल डाटा इन्वेस्टिंग में वुडवर्थ के द्वारा पर्सनावली विधि का प्रयोग किया गया था और केटल ने भी इसके प्रयोग किया था। 16 पीएफ दिए, केटल ने 16 नियम बताए थे। पर्सनल डाटा इन्वेस्टिंग में केटल ने कितने 16 नियम इसमें बताए थे। तो इसमें क्या प्रश्नावली कितने 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली होती है जिसमें ए बी हाँ या ना में उत्तर देते हैं, ए बी सी डी में देते हैं। खुली प्रश्नावली जिसमें निबंधात्मक रूप से हम क्या उत्तर देते हैं। तीसरी आती है बंद है, खुली है। तीसरी की हम बात करते हैं चित्रित प्रश्नावली है, यानी चित्र बने होते हैं। बच्चों को चित्र देखकर कहानी या किसी प्रकार के प्रश्न लिखने के लिए कहा जाता है। चौथी समारक, इनका जो मिला जुला रूप है चित्रित है। और लास्ट की बात करते हैं मिश्रित प्रश्नावली, इन सभी का जो मिला जुला स्वरूप है वो आता है। इसके बाद हमने साक्षात्कार पढ़ा था। साक्षात्कार इंटरव्यू अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। इसमें आमने सामने व्यक्ति को क्या है, आमने सामने होना जरूरी होता है। ठीक है, प्रश्न पूछते हैं तो जिसमें जरूरी नहीं होता है, लेकिन साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या है, व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना है तो उसका सामने होना जरूरी होता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति के सामने होने के कारण क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें 3 प्रकार के ये जो क्या साक्षात्कार दिए जाते हैं, निर्देशित, अनिर्देशित और समाहरक है। डायरेक्टेड है, इनडायरेक्ट और समाहरक है। निर्देशित में समय सीमा और प्रश्नों की संख्या पहले से निर्धारित होती है। जितना जो एग्जामिनर होता है वो उसने निर्धारित किए होते हैं कि हम इतने प्रश्न पूछेंगे, इतने समय में पूछेंगे, इस लेवल तक लेकर जाएंगे। लेकिन जो अनिर्देशित साक्षात्कार होता है उसमें न तो समय सीमा निर्धारित होती है, न प्रश्नों की संख्या निर्धारित होती है। वो उस लेवल पर ले जाना चाहिए जिस पर वो ले जाना चाहते हैं। तो समाहरक है, इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप होता है। ये हमारी क्या थी, आत्मदर्शन विधियां थी। दूसरी अगर बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों की अगर बात करते हैं तो इसकी सर्वप्रथम विधि आती है वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं पहली जो विधि है वो कौन सी आती है, समाजविधि विधि है, जिसके प्रवर्तक की अगर बात करते हैं जे एल मोरेनो है। जिसके प्रवर्तक की अगर बात करते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन से थे, जे एल मोरेनो के द्वारा क्या इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। कौन सी विधि आती है, कौन सी विधि है, समाजविधि विधि है प्रवर्तक, जिसके कौन से जे एल मोरेनो है। दूसरी अगर बात करते हैं निरीक्षण, कौन सा आता है, निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण है प्रतिदर्शन। अगर या इसकी अगर बात करते हैं सार्वभौमिक विधि है। इस विधि की अगर बात करते हैं तो इसका बालक का विभिन्न परिस्थितियों में क्या अध्ययन किया जाता है। इसका अगर बात करते हैं तो बालक का विभिन्न परिस्थितियों में क्या अध्ययन किया जाता है, उसके क्या है निरीक्षण किया जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। समाजविधि विधि है, प्रवर्तक जे एल मोरेनो है। इस विधि की अगर बात करते हैं तो इस विधि में जो व्यक्तित्व का समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा क्या पूछा जाता है कि इस जो व्यक्ति है उसका क्या व्यक्तित्व किस प्रकार का है, यानी समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा क्या इसके बारे में क्या पूछा जाता है। तो समाज के विभिन्न लोग जब इसकी बात करते हैं समाजविधि विधि है। इसके बाद में एक आता है अपना कौन सा आता है, फिजिकल टेस्ट होता है, यानी शारीरिक परीक्षण होता है। शारीरिक परीक्षण में क्या है, जब अंतिम रूप से किसी परीक्षा के लिए चयन हो जाता है तो उसका प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें कौन सी आती है, निरीक्षण विधि। ये कौन सी आती है, उसमें शारीरिक परीक्षण विधि आती है। पहली निरीक्षण विधि है, दूसरी समाजविधि विधि है, तीसरी की बात करते हैं निरीक्षण विधि है, और चौथी की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है, परिस्थितिजन्य विधि है कि व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर जब उसका निर्धारण किया जाता है तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, परिस्थितिजन्य विधि कहा जाता है। उस विधि को हम किस नाम से जानते हैं, परिस्थितिजन्य विधि है। जैसे मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानना है
तो मेरे सामने क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी जाती है जिसके माध्यम से क्या है वह मेरे व्यक्तित्व को जान सकेगा, मेरे क्या है व्यक्तित्व को जान सकेगा। तो ये विधि कौन सी कहलाती है? परिस्थिति जन्य विधि है। ये विधियां थी जिसके बारे में हमने क्या है चर्चा की थी। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बारे में हमने देखा था। व्यक्तित्व जो विभिन्नताएं हैं, किस किस प्रकार की विभिन्नताएं होती है उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? गोल्टन के द्वारा किया गया था। और उन्होंने क्या व्यक्तित्व विभिन्नताओं को लेकर सर्वप्रथम क्या परिभाषा दी थी? सर्वप्रथम परिभाषा इनके द्वारा दी गई थी। इन परिभाषाओं की अगर बात करते हैं तो टाइलर और एक कौन से थे? स्किनर है। टाइलर सर्वप्रथम कौन से थे? गोल्टन के द्वारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं को बताया गया था। और गोल्टन के अलावा अगर बात करते हैं टाइलर थे, स्किनर थे, जेम्स ड्रेवर है और केटल के द्वारा भी क्या व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बारे में चर्चा की गई थी। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं टाइलर ने कहा था कि हमारी रंग, रूप, बुद्धि, आकार, रुचि, अभिरुचि में जो दो व्यक्तियों में डिफरेंस देखने को मिलता है उसे व्यक्तित्व विभिन्नता कहा जाता है। और दूसरा स्किनर है। स्किनर ने कहा था व्यक्ति में संपूर्ण गुणों में जो अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हम देख रहे हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, परिवेश है, वातावरण है, और किस प्रकार का ही अफेक्टिंग होते हैं, किस प्रकार दो व्यक्तियों में जो पहलू होते हैं उनके आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नताएं अलग होती है, उसके बारे में हमने कल के विस्तृत चर्चा की थी। वाटसन ने क्या कहा था? तुम मुझे कोई भी बालक दे दो। और वाटसन के हैं निरीक्षण इसी के आधार पर करते हैं। निरीक्षण विधि के जो प्रवर्तक थे, निरीक्षण विधि बहिर्दर्शन विधि भी कहा जाता है इसे, या ऐसे सार्वभौमिक विधि भी कहा जाता है। तो इसके प्रवर्तक वाटसन हैं, यानी व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो वाटसन को वहीं से याद करेंगे कि वाटसन कहाँ के थे? पहले तो क्या है, मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसी वैसा बना दूंगा। 20वीं शताब्दी में महात्मा का मानव को अगर बात करते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम कौन से थे? वाटसन थे। तो वहीं से लेकर के वाटसन इस प्रवृत्ति के आ जाते हैं। सार्वभौमिक विधि है, निरीक्षण विधि है, इसके जो प्रवर्तक है वाटसन थे। समाजमिति के जेल मोरेनो है। और अगर बात करते हैं निरीक्षण, और एक और आता है इसमें क्या है? फिजिकल टेस्ट होता है, शारीरिक परीक्षण, वो अंतिम पड़ाव में होता है। और क्या? परिस्थिति जन्य परीक्षण होता है। ये हमारी क्या विधियां थी। और ये व्यक्तित्व जो हमारा क्या टॉपिक है वो कंप्लीट इस प्रकार क्या कंप्लीट हुआ। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर क्या है ये टॉपिक जो क्या है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि की अगर बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, कल इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत इसके बारे में क्या है चर्चा जो करेंगे। तो बुद्धि की अगर बात करते हैं, बुद्धि होती क्या है? मेरे में दिमाग की अगर विशेष बात करते हैं तो दो व्यक्तियों को सामने खड़ाया जाता है और दोनों को क्या किसी स्तर के लेवल के क्या क्वेश्चन या किसी स्तर की क्या पहेलियां सुलझाने के लिए दी जाती है। दोनों के आधार पर कंपैरिजन किया जाता है कि पहला व्यक्ति इस पहेली का क्या जवाब देता है और दूसरा व्यक्ति क्या देता है, या पहला व्यक्ति संबंधित क्वेश्चन का क्या आंसर देता है और दूसरा व्यक्ति क्या देता है। उन दोनों में डिफरेंस होता है, आईक्यू जो होता है, उसी के आधार हम क्या बुद्धि का निर्धारण करते हैं। तो बुद्धि हमारा शब्द है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंटेलिजेंस है। बुद्धि को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहा जाता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1895 में इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा किया गया। अगर हम बात करते हैं कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा सर्वप्रथम इसका क्या प्रयोग था वो किया जाता है। कौन से थे? इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद में क्या 1890 में केटल नाम का व्यक्ति था। केटल ने पेंसिल्वेनिया एक स्थान है, 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया में एक मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1890 में क्या करते हैं? केटल ने मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। यानी मेंटल मेजरमेंट है, मानसिक अपना जो दिमाग है उसको नापने के लिए कला और उसमें संबंधित जो बात है उसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1890 में है। 1890 की बात करते हैं तो 1890 में ही केटल की अगर बात करते हैं मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया गया था? 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 1905 में अल्फ्रेड विने है, 1905 में क्या आए थे? अल्फ्रेड विने के द्वारा, अल्फ्रेड विने आते हैं, अल्फ्रेड विने के द्वारा क्या है मानसिक, अगर हमने मानसिक आयु जाननी है, 1905 में क्या है मानसिक आयु जानने के लिए क्या पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। तो 1905 में अल्फ्रेड विने के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। 1908 में विने के ही द्वारा, अल्फ्रेड विने जो थे उन्हीं के द्वारा क्या है 1908 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस या बुद्धि कहा किसे जाता है। ठीक है, बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा किया गया था। कौन से थे? इंग्लैंड के जो फ्रांसिस गोल्टन थे उनके द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था।
1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और 1890 में ही केटल ने क्या मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग था प्रथम बार किया था। इसके बाद 1905 में आते हैं अल्फ्रेड विन्ने के द्वारा मानसिक आयु को नापने के लिए क्या है मानसिक जो क्या है परीक्षण तैयार था, यानी अपने जो दिमाग है उसको नापने के लिए सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था वो कौन से थे, अल्फ्रेड विन्ने हैं। तो अल्फ्रेड विन्ने के द्वारा 1905 में मानसिक परीक्षण तैयार बुद्धि लब्धि का क्या है मानसिक परीक्षण तैयार किया गया था, यानी बुद्धि लब्धि के बारे में उन्होंने बताया था। 1908 में अल्फ्रेड विन्ने के द्वारा मानसिक आयु यानी हमारी जो मानसिक है हमारे दिमाग की जो आयु है उसको मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यानी 1908 में अल्फ्रेड विन्ने के द्वारा मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था वो किया गया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसके बाद में अपने आते हैं 1912 की अगर बात करते हैं तो स्टर्न वैकुलमान है। 1912 में स्टर्न वैकुलमान के द्वारा क्या है बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। स्टर्न वैकुलमान नाम के दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि हम बुद्धि को किस प्रकार माप सकते हैं, यानी IQ है, इंटेलिजेंस है, इसको किस प्रकार मापा जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, यानी हमने जो उम्र धारण कर ली है हमारी मानसिक आयु कितनी है, हमारी मस्तिष्क के वो क्वेश्चन सोल्व करने की आयु जिसको हम कर सकते हैं उसे मानसिक आयु कहा जाता है। तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, यानी वास्तविक हम किस उम्र के हैं इस आधार पर हम जो क्या है बुद्धि लब्धि का सूत्र दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न वैकुलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है, यानी जो हमारे दिमाग के क्वेश्चन सोल्व करने की आयु है और एक दूसरी कौन सी हमारी जो वास्तविक आयु है उस दोनों को अगर डिवाइडेशन करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो ही हमारी क्या है मानसिक आयु आएगी, वो ही हमारा क्या आता है मानसिक बुद्धि लब्धि का सूत्र आएगा, IQ आ जाएगा। उससे क्या मानसिक आयु भी निकाल सकते हैं और वास्तविक भी निकाल सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं IQ है उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन 1916 की बात करते हैं, टर्मन ने इसमें संशोधन किया था। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया गया था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु है, टर्मन के द्वारा इस जो सूत्र था बुद्धि लब्धि था उसमें संशोधन किया गया था और उसमें इन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं, यह सूत्र वास्तविक नहीं है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, जब हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा बुद्धि लब्धि का एक्चुअली सूत्र आएगा, हमें जब वास्तव में पता चलेगा कि हमारी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो इस आधार पर क्या इनके द्वारा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वो दिया गया था। सर्वप्रथम बात करते हैं, फिर देखते हैं एक बार कि बुद्धि है इसे इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहा जाता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में इंग्लैंड में फ्रांसिस बोल्टन के द्वारा किया गया था। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ए मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। एक पुस्तक निकालते हैं जिसका नाम क्या था, ए मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक थी, उसमें इन्होंने क्या सर्वप्रथम बताया था। इसके बाद 1890 में ही केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम क्या है प्रयोग करते हैं। इसके बाद 1905 में अल्फ्रेड विन्ने के द्वारा बुद्धि लब्धि के बारे में क्या है बताया गया था, यानी 1905 में कौन से आते हैं, अल्फ्रेड विन्ने आ जाते हैं। इनके द्वारा क्या प्रथम बार बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। अल्फ्रेड विन्ने के द्वारा प्रथम बार बुद्धि परीक्षण की तैयार की बात करते हैं तो 1905 में किया गया था। 1908 में इनके द्वारा मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी ये मानसिक आयु है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। 1912 में स्टर्न वैकुलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बुद्धि लब्धि को हम क्या मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर क्या निकाल सकते हैं, यानी IQ की अगर बात करते हैं तो मानसिक आयु होगी अपॉन वास्तविक आयु, दोनों को डिवाइडेशन के आधार पर के हम इनका निकाल लेते हैं, IQ है यानी बुद्धि निकाल लेंगे। लेकिन टर्मन आए थे 1916 में, टर्मन आते और टर्मन कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इस आधार पर आप किसी भी बालक की न तो वास्तविक आयु निकाल सकते हैं न उसकी मानसिक आयु निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी बालक की वास्तविक या मानसिक आयु निकालनी है, उसका बुद्धि लब्धि को जानना है, तो आपको क्या इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनके द्वारा संशोधित सूत्र दिया गया था जिसमें इन्होंने लिखा था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 है। मानसिक आयु होता क्या है और वास्तविक आयु होता क्या है, वैसे तो हम क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई बालक है जो 8वीं की कक्षा में है और 12 वर्ष का है, 8वीं क्लास में है और कितने हैं 12 वर्ष का है। उसकी अगर हम बात करते हैं तो मानसिक आयु की अगर बात करते हैं तो उसको वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन वो क्या है 9वीं कक्षा के सवाल के हल कर लेता है। 9वीं कक्षा के सवाल वो हल कर लेता है, कौन सी 8th क्लास में, क्योंकि इंटेलिजेंट है।
तो इसकी अगर मानसिक आयु है, जिस अधिकतम वर्ष की आयु को वह सोल्व कर लेता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानसिक उसकी स्थिति कहा जाता है। यानी 9वीं कक्षा के सवाल हल कर लेते हैं उसको क्या, मानसिक आयु 9 वर्ष की होगी, यानी उसका दिमाग क्या मानसिक रूप से परिपक्व हो गया है। कौन सी कक्षा के लिए, 9वीं की कक्षा के लिए। कब, 8वीं में जब वह है तभी। तो किसकी क्या मानसिक आयु कितनी होगी, 9वीं, कितनी, 9 वर्ष होगी। और वास्तविक आयु की अगर बात करते हैं तो वास्तविक आयु एक्चुअली कितना है, 12 वर्ष का है। तो वास्तविक आयु नीचे 12 आ जाएगी और इसे 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर काट बांट कर जो उत्तर आता है उसी के आधार पर उस बालक का क्या है, आईक्यू है, यानी उसकी बुद्धि लब्धि देखी जाती है। अगर 90 से 109 के बीच में है तो इसे सामान्य बुद्धि माना जाएगा। अगर 90 से 109 के बीच में है तो इसे किस प्रकार की बुद्धि में रखा जाएगा, यानी सामान्य है। लगभग 60% लोगों की बुद्धि इसी श्रेणी में आती है, 90 से 109 के लेवल में है। अगर वह 140 से अधिक चला जाता है, अगर उसकी बुद्धि लब्धि है इस सूत्र के माध्यम से 140 या 140 से अधिक आती है तो वो कौन सा आता है, प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएगा, जो इस दुनिया में 1% लोग होते हैं। ज्यादा के लोग अपने आप झांगर मारते रहते हैं, कहते रहते हैं इतना हम हैं, लेकिन 1% लोग, मात्र इस पूरी सृष्टि में 1% लोग क्या है, प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से क्या है, अधिक होती है। तो 90 से 109 की बात करते हैं सामान्य श्रेणी की रखा जाएगा। और 110 से 119 के बीच में क्या, तीव्र है, प्रखर है, इस प्रकार ये चलते जाते हैं। सामान्य है, तीव्र है, प्रखर है, और अगर बात करते हैं प्रतिभाशाली है। इससे नीचे के आते हैं तो मूर्ख आते हैं, जड़ है, ठीक है। इसमें स्थिर बुद्धि वाले आते हैं, मूर्ख आते हैं, जड़ आते हैं। 25 से कम बिल्कुल ही क्या निठल्ले होते हैं। तो 70 से कम क्या मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, और 70 से फिर इसका नीचे आंकलन कर दिया जाता है 25 से 50, 75 से 90, इस प्रकार का जड़ है, मूड है, मूर्ख है, इस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये क्या है, वर्गीकरण दिया गया है कि किस आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी बुद्धि के बारे में बता सकते हैं। तो बुद्धि क्या है, इसी आधार पर आकलन होता है, इसी आधार पर हम आगे क्या क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे। तो बुद्धि से पता चलेगा कि एक व्यक्ति है, उसकी मानसिक आयु इतनी है, तो उसकी वास्तविक आयु बताइए। या एक व्यक्ति है जिसका क्या आईक्यू लेवल इतना है, यानी उसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, तो उसकी मानसिक और वास्तविक आयु बताइए। या एक क्वेश्चन में दे देगा एक व्यक्ति की वास्तविक आयु इतनी है तो उसकी मानसिक बताइए, एक व्यक्ति की मानसिक आयु इतनी है तो उसकी क्या है, वास्तविक आयु बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बुद्धि के क्या है, फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या है, सिद्धांत दिए थे। विभिन्न मनोवैज्ञानिक आए थे, उनके द्वारा क्या है, बुद्धि को लेकर सिद्धांत दिए गए थे। जैसे एक तत्व सिद्धांत था, जिसमें क्या है, केवल एक ही तत्व कहा था। जैसे अल्फ्रेड वेने है, अल्फ्रेड वेने ने कहा था कि मात्र एक ही तत्व होता है। इसके बाद स्पेन आते हैं, स्पेन ने क्या द्वितत्व सिद्धांत दिया, यानी एक तत्व नहीं, दो तत्व होते हैं। व्यक्ति के अंदर कितने, दो तत्व होते हैं। अल्फ्रेड वेने तो कहते हैं कि केवल और केवल का जनरल फैक्टर होता है। एक व्यक्ति के अंदर केवल और क्या पाया जाता है, एक जनरल फैक्टर पाया जाता है। लेकिन नहीं, स्किनर आते हैं, स्किनर नहीं कहते हैं नहीं, एक तत्व नहीं होता है, दो तत्व होते हैं। एक तो क्या है, जनरल फैक्टर होता है, और दूसरा क्या, स्पेशल फैक्टर होता है। यानी एक तो व्यक्ति का सभी में सामान्य श्रेणी का एक फैक्टर होता ही होता है। एक वह जिस संगति, जिस परिस्थिति, जिस परिवेश और जिस वातावरण में रहता है, तो वो फैक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो जीएस के बारे में वर्णन किसने किया था, स्किनर है। स्किनर ने फिर एक तत्व और जोड़ दिया था कि नहीं, अस केवल एक नहीं होते, अस दो प्रकार के होते हैं। ये व्यक्ति का एक तो सामान्य फैक्टर होता है और दूसरे क्या, दो अस फैक्टर होते हैं। यानी एक उस श्रेणी में जिस परिस्थिति में रहता है, दूसरा क्या अन्य परिस्थितियों में वो कहे जहां पर उसको इंटरेस्ट होता है वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो त्रितत्व सिद्धांत भी किसने दिया था, अपने स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो ये क्या है, कुछ सिद्धांत थे। बहुतत्व सिद्धांत है, थर्स्टन थे, परमाणुवादी सिद्धांत है, और अगर बात करते हैं त्रिआयामी सिद्धांत है, गिलफर्ड के द्वारा दिए गए थे। तीन बताए थे कि हम क्या है, सक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, और अंत में हमें क्या उत्पाद जो क्या परिणाम है वो प्राप्त होगा। प्रतिदर्श का सिद्धांत है, थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। तो विभिन्न पदानुक्रम का सिद्धांत है, क्रमों के अनुसार चलेंगे, सामान्य से ऊपर की ओर चलते जाएंगे। तो ये क्या विभिन्न सिद्धांत थे जो क्या बुद्धि को लेकर के दिए गए थे। इसके बाद में संवेगात्मक बुद्धि आएगी, यानी संवेगात्मक बुद्धि कहाँ किसे जाता है, संवेग किस आधार होते हैं, और व्यक्ति बालक का जब जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है, तो उसमें कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं। और विभिन्न मनोवैज्ञानिक, किसने कहा था 2 है, किसी ने कहा था 3 है, किसी ने कहा था सारे संवेग पाए जाते हैं, लेकिन वो सुपुर्द एक परिपक्व अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार के हम बुद्धि के बारे में क्या विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज सामान्य से जानकारी कि बुद्धि को कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बुद्धि को 1885 में सर्वप्रथम किया गया था। इसके बाद 1890 में आए थे, 1890 में, फिर 1905 में आते हैं। 1908 में क्या है, मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम दे दिया जाता है। 1912 हेस्टन व कुल्लेमान के द्वारा इसमें सूत्र का रूप दिया गया था, और जिसे टर्मन ने संशोधन किया था, और इसी के 100 से मल्टीप्लाई करके कहा था कि वास्तविक सूत्र ये है। तो इसके बारे में हम कहें कल से विस्तृत चर्चा, विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मनोविज्ञान हमने 2 टॉपिक पढ़े,
एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, एक में क्या इसके इतिहास के बारे में देखा तो वो हमने किए हैं। आज हमने क्या है सुपरफास्ट तरीके से उसका रिवीजन कर लिया है और बुद्धि को हमने स्टार्ट किया है। कल से हम क्या बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, थैंक यू।